आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कनाडा की। कनाडा और भारत के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, आपको पता ही है। तो क्या कनाडा, जो कि एक ड्रीम डेस्टिनेशन हुआ करता था, पहले कनाडा चलो, फिर ऑस्ट्रेलिया चलो, ब्रिटेन चलो, अमेरिका चलो, वापस भारत चलो, नहीं अब दुबई चलो, दुबई नई डेस्टिनेशन, क्या वो एक बुरा सपना है? टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा एडिटोरियल है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, बाकी मेरी नॉलेज। लेकिन उससे पहले हमारी फैकल्टी की नॉलेज आप लीजिए। यूपीएससी आंसर राइटिंग, जो आमतौर पे बहुत महंगा कोर्स आता है, हमने सिर्फ 600 रुपए का निकाला है। 20 जुलाई से लाइव क्लासेस शुरू होंगी। आपका आंसर तुरंत चेक होगा, कैसे आंसर लिखना है, कैसे मेंस में आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि मेंस 85% आपके एग्जाम को बनाता है। पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, बैंक हो गया, कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी आंसर राइटिंग आ रही है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, क्योंकि कल तक सेल है। ये 600 का मिलेगा और वापस फिर थोड़ा महंगा हो जाएगा ये। तो बहुत सारे जो इंडियन यूथ्स हैं, अब शुरुआत में क्या हुआ कि उनको लग रहा था कि चलो अब कनाडा चलते हैं। बहुत सारे भारतीय युवा जो है वो कनाडा जा रहे थे, वर्क परमिट्स ले रहे थे, परमानेंट रेजिडेंसी ले रहे थे, और फाइनली उनको सिटीजनशिप तक मिल रही थी। कनाडा बोल रही थी आ जाओ गुरु, बहुत बढ़िया रहोगे, मजा आ जाएगी यार, सब कुछ मिलेगा, खाना मिलेगा, पैसा मिलेगा, भैया की शादी है, सब कुछ मिलेगा। लेकिन रियलिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये तो दूर के ढोल जो सुहावने लगते हैं, जब आप वहां पे जाते हो तो आपको लगता है कि काश भारत में ही होते तो अच्छा होता। हाई प्रॉपर्टी प्राइसेस, बहुत रेंट तो क्या ही बताएं। मैंने कनाडा पे 4-5 इस तरीके के लेक्चर्स लिए हैं। स्टूडेंट्स की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है वहाँ पे, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है, अब पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली जॉब स्केर्सिटी और क्राइम रेट्स भी वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। खालिस्तानी का तो सेंटर है, खालिस्तानियों का कनाडा। तो इस समय एक लेस फेवरेबल डेस्टिनेशन कनाडा होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे भारतीय रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है उनका, यानी कि अब कनाडा गए, अब वापस भारत आ रहे हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। ये चीज है टेम्परेरी रेसिडेंस। और जो रीसेंट माइग्रेशंस आप देख सकते हो, तो यहां पे ये कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। ओके, यहां पे क्या है कि यहां हमेशा रहना नहीं है। वैसे तो लोग हमेशा के लिए रहने के लिए जाते, लेकिन उससे पहले आप ऐसे ही चले गए और हर कोई वहां पे आ रहा है, तो अब वहां पे जॉब ये लोग कर रहे हैं। और वैसे भी ये लोग कौन सी जॉब? ऑड जॉब्स करते हैं। पेट्रोल पंप पे काम हो गया, रेस्टोरेंट में काम हो गया, मार्ट्स में काम हो गया, होटल में काम हो गया, इस तरीके के। कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कनाडा की खुद की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, लेकिन बाहर से बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो जो लेबर शॉर्टेज है कनाडा की, वो कनाडा के लोगों को नहीं मिल रही है, वो बाहर के लोगों को मिल जा रही है, जिसकी वजह से वर्क, काम मिलने में वहां पे स्ट्रगल हो रहा है। साथ ही साथ जो टेम्परेरी रेजिडेंस है उनके लिए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ही है। फॉरेन वर्कर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और एसाइलम सीकर्स 11% था जून में, अगर ब्लूमबर्ग की कैलकुलेशन की बात करें। अब सारे वर्कर्स के लिए अनएम्प्लॉयमेंट 6.2% था पिछले महीने, और अब आप देख लीजिए कि ये सिर्फ टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए 11% है। तो यानी कि एक तरीके से जो बाहर के लोग काम करने आ रहे हैं वो एज अ लेबर तो काम कर ही रहे, लेकिन ऑन दी अदर एंड उनको अनएम्प्लॉयमेंट भी झेलना पड़ रहा है। पिछले 5 सालों में जो इमाइग्रेंट्स आए हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट 12.6%। एक बात ये भी है ना कि भाई कैनेडियंस भी जो वहां पे लोग रह रहे हैं, ठीक है इंडियंस है, कोई नहीं है, आपको लगता है हमारे भारतीय भाई बहन है वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन एक्चुअल होता नहीं। काम में कोई एक दूसरे की मदद नहीं करता है, उनको चाहिए रिटर्न्स, पैसा। और कैनेडियंस वो भी यार कहीं ना कहीं, देखो अगर आप इमाइग्रेशन इशू इतना ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको नीचे निगाहों से देखा जाता है कि देखो अपना देश छोड़ के आ गए हैं। तो इसलिए भी एक ट्रस्ट इश्यूज है कि इनको देनी है जॉब कि नहीं देनी है। अमेरिका में हमको एक सर्ज देखने को मिला है जो इररेगुलर माइग्रेशन है, ठीक है ना। हालांकि अगर आप कनाडा की ग्रोथ रेट से कंपेयर करो तो इतना ज्यादा नहीं है। हर 1000 रेजिडेंट पे जो नॉर्दर्न नेशन है वो 32 लोगों को लाता है, समझ रहे हो। अमेरिका में कितना है? 10 है। तो कनाडा में इमाइग्रेशन ज्यादा है, 1000 रेजिडेंट पे 32 लोग बाहर पे आ रहे हैं, यानी कि हर 1000 में से 32 बाहर के, और अमेरिका में हर 1000 पे 10 बाहर के हैं। तो आप देख सकते हो कि जो इमाइग्रेशन है
वो कितना ज्यादा है कनाडा में। अब देखिए कनाडा की जो पॉपुलेशन है उसमें हमको रैपिड एक्सप्लोजन भी देखने को मिला है, राइट। कितनी पॉपुलेशन है, 2022 के सेंसस की बात करें तो लगभग 3,90,00,000 लोग यहां पे रहते हैं। लेकिन अब देखिए कि कनाडा एक बड़ा देश है, बट ज्यादातर एक ऐसा देश है ना वो कि वो अनहैबिटेबल है। बहुत जगह ऐसे जो बहुत ठंड है वहां पे नहीं रहते हैं, मुश्किल है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बताया कि दूर के ढोल तो है, जो अमीर है वही आपको दिखता है, अमीरियत आपको दिखाई भी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इतने सारे लोग जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा। बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया ये बताता है कि जो रीसेंट पॉपुलेशन ग्रोथ है, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता कि अगर जैसे ये हो सकता है प्रोनाउंसिएशन अलग हो, ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन अलग है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कनाडा का जो रीसेंट पॉपुलेशन ग्रोथ है सस्टेनेबल, देखिए जो आप प्रोडक्टिविटी के लिए जितनी पॉपुलेशन चाहिए उससे ज्यादा है। मतलब बेसिकली जैसे एक देश है या एक जगह है, वहां पे इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए जहां पे वो सस्टेन कर सके। जैसे मान लीजिए कि अगर एक शहर है वो 15,000 लोगों को लग सकता है, ताकि सब बढ़िया रहे, सब कुछ रिसोर्सेज भी अच्छे से मैनेज रहे, प्रोडक्टिव भी रहे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, वो एक चैलेंज है। यही कनाडा में हो रहा है, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है फार एक्सीड्स व्हाट इज डीम्ड सस्टेनेबल फॉर प्रोडक्टिविटी। तो जितना प्रोडक्टिविटी के लिए चाहिए उससे ज्यादा ही है बेसिकली। अब जीडीपी तो कनाडा की बढ़िया है, ग्रोथ रेट भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कनाडा की डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन जिंदगी मुश्किल होती जा रही है, स्पेशली यंगर जनरेशन और इमाइग्रेंट्स के लिए। अब आप ये समझिए कि एक साल में कनाडा ने 10 लाख लोगों को अपनी पॉपुलेशन में ला दिया है। वर्किंग एज इंडिविजुअल्स हैं ये वो हैं जो काम कर सकते हैं, लेकिन जॉब मार्केट कितनी जॉब क्रिएट की, 3,24,000, दैट्स इट। कल मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें न्यूजीलैंड की अगर बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में एक एवरेज वर्कर को 17 से 18 डॉलर पर घंटे के मिल जाते हैं। मतलब वही आप मान के चलिए 1,500-1,600 डॉलर तक, यानी कि मंथली वहां पे आप आसानी से 30-40 हजार डॉलर तक कमा सकते हो। अब $1 न्यूजीलैंड का $1 इसको तो 50 रुपए के आसपास है, तो आप देख सकते हो कि 20-25 लाख आपको मिल सकता है महीने का। लेकिन उस हिसाब से वहां पे महंगाई भी है। मकान वहां पे नॉर्मल मकान जो हम यहाँ पे कितना 80-90 का लेते हैं, वहां पे 2-2.5 करोड़ का मिलेगा आपको। तो 10 लाख अगर वर्किंग एज इंडिविजुअल है और उसमें से जॉब खाली 3,24,000 है, तो बाकी के 7,76,000 का क्या, 6,76,000 का क्या है कि नहीं? तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो जो यंग पीपल है, न्यू कमर्स हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। हाउसिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रोटी कपड़ा मकान, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मकान। कहते हैं ना कि मिडिल क्लास पूरी जिंदगी लगा लेता है एक मकान बनाने में। सबसे ज्यादा महंगी चीज अगर कोई होती है किसी की जिंदगी में वो मकान। अब मकान अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो भी आप किराया दे रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। और आप तो मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा महंगे, 30-40 हजार अगर आपको अच्छी जगह पे रहना है तो। और यहाँ कनाडा की बात है तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग क्राइसिस देखने को मिली है। जो लोग कनाडा से, मुझे बताएं सच्चाई क्या है। इमाइग्रेंट ज्यादा आते जा रहे हैं भाई, देखो डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है, जाहिर सी बात है प्राइस ऊपर जाएगा। रहने की डिमांड ज्यादा है और इतने मकान है ही नहीं, तो जो नंबर ऑफ अवेलेबल होम्स हैं वो कम है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्राइस और रेंट्स हो गए। ऊपर से इन्फ्लेशन की वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना कभी नहीं था। अगर आप किस्त पे भी मकान ले रहे तो अच्छी खासी किस्त जा रही है। कोविड-19 की वजह से, जो कोविड-19 पैंडेमिक आया, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में एक सर्ज देखने को मिला, लेकिन बाद में इंटरेस्ट रेट इतने हो गए कि वो वहीं रुक गए, एक्टिविटी डिक्लाइन हो गई, तो नए घर भी नहीं बने। सरकारी प्रोजेक्ट से 2030 तक मिलियंस ऑफ होम्स बनाने की बात थी, लेकिन नहीं हो पाया वो भी। तो एक हाउसिंग सप्लाई इश्यूज कनाडा में हमको देखने को मिलते हैं। जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी रेटिंग लगातार घटती जा रही है, इसीलिए वो हर एक चीज कर रहे हैं, चाहे एंटी इंडियन एजेंडा हो, हर एक चीज वो इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं। अब हाउसिंग क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने बोला काम करते हैं, 6 बिलियन कैनेडियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हाउस बने नहीं है, जो बनने वाले हैं या जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, वहां पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और अपग्रेड्स करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, जो मॉर्टगेज रेगुलेशंस है, जैसे पहली बार कोई मान लीजिए कि मकान खरीद रहा है
तो हम उसकी रिपेमेंट पीरियड बढ़ा देंगे, है ना। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको 25 साल में लोन लेना, 30 साल ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से आप आसानी से यहां पे घर खरीद सको। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली इंडिया से जो ऑन्टोरियो में पढ़ रहे हैं, घर नहीं है उनके पास, कहां रह रहे फिर, सड़क पे। उनका बेटा पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, लगता है मुझे पता। देखिए इंडिया की दिक्कतें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं इंडिया में प्रॉब्लम, बट इतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी बाहर है। आप किसी के यहां जा रहे हो तो वो आपको अपना नहीं बनाएगा, ये मान के चलिए। आप रहेंगे पराई उनके लिए, आपको देखेंगे वो शक की निगाह से ही, वो आपका घर नहीं है। लेकिन अब क्या ही करें, इंडियन गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा। टेंट्स में सोते हैं। अच्छा, जो इंडियन स्टूडेंट्स उनको भी लगता है कि बाहर जाएंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, मजा ही आ जाएगा। बहुत, जैसे मैं जितने लोगों से बात करता हूं, जो स्टूडेंट्स हैं उनका ज्यादातर तो ये होता है कि बाहर घूम के आ जाएंगे। उनका पढ़ाई पे कम ध्यान होता है, घूमने पे ज्यादा होता है। और जब उनको वहां पे जाते हैं, तो हर नहीं लेकिन काफी लोग ऐसे हैं, तो उनको, और जब वो वहां पे जाते हैं तब उनको पता लगता है कि यार ये तो बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वहां पे सर्वाइवल इज नॉट इजी। जो आपके पेरेंट्स आपको पैसा भेज रहे हैं और आप पेरेंट्स को वहां पे स्टूडेंट, फिर अब एक बार चले गए आप पैसा लगा के, अब आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते। ऐसा बहुत लोगों के साथ दिक्कत होगी। टेंट्स में बाहर रह रहे हैं, दे आर स्लीपिंग इन टेंट्स आउटसाइड देयर कॉलेज। क्यों? दिन में कॉलेज अटेंड करो और रात में आप घर नहीं जाओगे। भारत में तो मस्त कॉलेज करके आते थे, बैग इधर फेंकते थे, सीधा सोफे पे या बेड पे पसर जाते थे, मोबाइल लगाया, चलाना शुरू। यही होता था ना, खाना मिल गया, मम्मी ने खाना दे दिया, शाम को दोस्त के साथ निकल गए, घूम आए, फिर थोड़ी पढ़ाई की अच्छे से, और उसके बाद फिर सो गए, फिर कॉलेज चले गए अगले दिन। अब कनाडा में इससे 10 गुना ज्यादा अच्छी जिंदगी होगी हमको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुबह कॉलेज जा रहे हैं और शाम को फिर सड़क पे सो रहे हैं। ये इंडियन स्टूडेंट्स के हालात हैं। लोन बर्डन हद से ज्यादा है। 3 लाख इंडियन स्टूडेंट्स, 3 लाख, समझ रहे? कैनेडियन ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन का डेटा है ये। ज्यादातर स्टूडेंट दे टेक लोन्स, और मैंने ये आपको पहले भी लेक्चर लिया था कि स्टूडेंट्स लोन लेते हैं, जॉब नहीं मिलती है, अब ये घर पे नहीं बता सकते और इनको पैसा भी चुकाना है। यहां के साइकेट्रिस्ट बता रहे हैं कि हमको बहुत सारे पेशेंट्स मिले, उनका पास डेटा रहता है ना, ऑनलाइन डेटा सब है, बहुत सारे पेशेंट्स मिले और ज्यादातर इंडियंस थे। तो इसका मतलब दिमागी हालत खराब। 20 लाख से 40 लाख ऑन एवरेज, आप समझ सकते हो इतना पैसा लगता है अगर आप कनाडा में यूनिवर्सिटी या कॉलेज। 40 लाख तो मुझे लग रहा है कि भारत में अगर एजुकेशन देखो तो भारत में तो एजुकेशन बहुत सस्ती है और अच्छी एजुकेशन है। भाई मैंने अपना बीएससी 15,000 में कर लिया था, और बढ़िया। एमएससी भी मैंने कितने में किया, ऐसे ही किया था, 30-40 हजार में हो गया था मेरा। सेंट्रल, अगर आप सरकारी कॉलेज में हो तो वही कह रहे, सरकारी कॉलेज था, सस्ता हो गया। हालांकि अब फीस ज्यादा हो गई है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी अगर आप बाकी देशों से तुलना करो तो बढ़िया है, ये चीज है। अब लगता है कि कैंपस जैसे ही हमको निकलेंगे हमारे पास जॉब्स की बौछार हो जाएगी, जो कि नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट तक भाई ले आउट कर रहा है, ले ऑफ कर रहा है, सॉरी ले आउट कह दिया। तो जो कैनेडियन ड्रीम था कि कनाडा जाएंगे, मस्त मजा आएगी, कैपिटल है ओटावा, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या, ये कहीं ना कहीं एक नाइटमेयर बनता जा रहा है। क्या सोच के गए थे, क्या निकला, क्या से क्या हो गया। गिग इकोनॉमी, ये भी सीवियर ब्लो है। स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, जोमैटो में काम कर लेंगे, मतलब कोई भी फूड आउटलेट, कहीं और मैकडी में काम कर लिया, पैसा निकलता जा रहा है। पार्ट टाइम जॉब्स पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। भाई एक बात बताओ, पार्ट टाइम जॉब्स, अगर आपको कोई पार्ट टाइम जॉब करनी है मेरे हिसाब से, तो मुझे लगता है आपको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको 3-4 साल से पढ़ाई पे दे दीजिए। ये अमेरिका का कंसेप्ट है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्या है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। आप जितना पढ़ेंगे, जितनी नॉलेज लेंगे, उतना ज्यादा आपके पास पैसा आएगा। एज सिंपल एज दैट। अब मैं ये नहीं मान सकता, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और फिर शाम को काम करेंगे। आप खुद के लिए, आपके पास वक्त रहेगा, खुद के लिए पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अमेरिका का कल्चर है ये, तो भारत को लगता है हमारा भी यही कल्चर होना चाहिए। लेकिन हमारा कल्चर एक चीज पे जो आप कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन आपके पास चारा नहीं, आप क्या कर सकते हो? अगर आपके पास कोई चारा नहीं है तो आप रेस्टोरेंट में काम करोगे, कोरियर की तरह, यू विल वर्क एज अ कोरियर वर्कर, स्टोर क्लर्क्स।
लेकिन ये भी अब हमारे जो भारतीय स्टूडेंट जा रहे हैं नहीं मिल रहा है। उसके बाद ले क्राइम पे आ जाओ, क्राइम रेट लगातार बढ़ रहे हैं, गैंग एक्टिविटीज लगातार बढ़ रही हैं। आपको बाहर से सब बढ़िया लगता है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं, कनाडा, यूके, यूएस, यहां पे औरतों से रिलेटेड आप क्राइम देखिएगा बहुत ज्यादा, भारत से काफी ज्यादा है। होम इन्वेजन बहुत होते हैं, हर जगह कैमरा मिल जाएगा आपको, जालियां मिल जाएंगी। 400% ऑटो थेफ्ट जो है वो बढ़ गई है। तो पब्लिक सेफ्टी कंसर्न है। गाड़ी से जा रहे हो, चाकू दिखाए, लूट लिया, घर में बैठे हो आए, लूट के ले गए। टोरंटो पुलिस ऑफिसर क्या कह रहे हैं कि आप एक काम करिए कमाल है। अब आप इस बात से देखिए कि आप कितने सेफ हैं कि तुम कार चलाते हो, कार चुराने आएंगे, तुम्हारे घर में डकैती मारने आएंगे, तो अपने कार की की बाहर रख दो, तो तुम्हारी कार चुरा के ले जाएंगे, तुम्हारे घर नहीं आएंगे। क्या बात है, पुलिस ही ऐसी बात कर रही है तो पुलिस से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। बहुत गरियाया गया इनको, लेकिन उन्होंने बोला कि अरे मतलब मेरा मतलब ये था कि अल्टरनेटिव होना चाहिए ना क्राइम प्रिवेंशन मेथड्स का, समझ रहे हैं, ये अल्टरनेटिव है क्राइम मैनेजमेंट का। अब जो नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये काफी ज्यादा बढ़ गई, 3 गुना ज्यादा। 205 न्यू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप जो है वो ऐड हुए हैं। इसको 2x की स्पीड पे सुनिएगा जो मैं लेक्चर कर रहा हूं, वो एक तो जल्दी खत्म हो जाता, मजा भी आएगी आपको। 638 अभी क्राइम ग्रुप्स जो है वो एक्टिव हैं। आप समझ रहे हो, मतलब 638 कितना ज्यादा हो गया यार। तो ये तो एक कहते ना कि गैंगवॉर ही होते रहते होंगे यहां पे। तो अब 8 जो हैं वो हाई लेवल थ्रेट्स हैं, जिसमें से 4 सेंट्रल कनाडा और 4 वेस्ट में है ना। 14 2022 में तो ये कम हुए, ये चीज है। इंडियन एजेंसीज ने बताया कि जो पंजाबी इमाइग्रेंट्स हैं उनके गैंग्स जो है वो ऑपरेट करते हैं और वो खालिस्तानी से रिलेटेड हैं। इंटरनेशनल ड्रग रैकेट्स जो है वो कनाडा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ना जॉब है, ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ना खुशी है और ना ही सेफ्टी है। तो लोग वापस आ रहे हैं। जिस कनाडा को लोग भर भर के जा रहे थे वो अब रिवर्स माइग्रेशन वहां पे हमको देखने को मिलता है। 6 महीने दिसंबर मतलब 2023 में अभी 6 महीने में ही 42,000 इंडिविजुअल्स कनाडा छोड़ चुके हैं। 2022 में 93,818, 2021 में 85,927, यानी कि रिवर्स माइग्रेशन हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये लोग अब वापस आ रहे हैं, ये रिकॉर्ड हाई है कनाडा पे, इतना कभी नहीं देखा। और जाहिर सी बात है इसमें वही लोग हैं जो अपना भला चाह रहे हैं कि भाई हम परेशान हो गए हैं। लगभग 2,63,000 इसी दौरान आए, लेकिन रिवर्स माइग्रेशन भी इतना ही हुआ। ये चीज है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कनाडा में, तो काफी डेथ्स होती रहती है। तो जिस कनाडा को आपको लगता था कि मजा आया और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं, ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।